नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। पहली बारी मेरे चैनल पे आ रहे हैं मिस्टर नवरूप सिंह, जो मैं से मैं बताऊं, ही इज एन ऑथर। ठीक है, आई रेड हिज आर्टिकल, आपने पढ़ना चाहिए था। डीडी न्यूज में 2-4 दिन पहले आया था। एंड ही इज रिटन अ बुक कॉल्ड द ग्रेट रीसेट। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैं आपको बताऊं, इनके इंटरेस्ट मेरे इंटरेस्ट सिमिलर एरियाज के अंदर हैं, क्योंकि ये जब बात करते हैं डॉट कनेक्टिंग की दुनिया के अंदर, इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग टू रीड व्हाट ही इज सेइंग। तो चलिए बात करते हैं। लेट्स सी भाई, ये डोनाल्ड ट्रंप अंकल और भारत का क्या गेम होने वाला है, क्योंकि ऐसा दिखता है यार। और मोदी जी मस्ट से दैट द मैन इज अ विजनरी। 2016 से हमको बोल रहा है आत्मनिर्भर बनूं। आज हमको बिल्कुल 2025 में समझ में आ रही है ये क्यों बोल रहे थे। तो बिल्कुल। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जो मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत था, उसका एक बहुत अच्छा हमने रूपरेखा देखी ऑपरेशन सिंदूर में। हम्म। जो डिफेंस, जो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, जो हमारी मिसाइल सिस्टम थे, जो एक इंटीग्रेशन हुआ मिलिट्री डिफेंस का। ठीक है, एयर डिफेंस, मिलिट्री, बैलिस्टिक मिसाइल, and then anti-drone systems, Akash Tirov BEL, आकाश मिसाइल सिस्टम, S-400, बराक 8, इन सब का जो पूरा इंटीग्रेशन था ना, दिस वर्क फ्लॉलेसली, बहुत बढ़िया काम किया। एंड मतलब अब जाके लगता है कि पिछले 10 साल में एक्चुअली डिफेंस में काम हुआ है। यू एक्चुअली, अब आपको रियलाइज होता है, यस, वी वर, इफ वी कुड स्लीप पीसफुली इन आवर होम्स, it is because our skies and our land were protected by those defense forces who were working for last 10-15 years to build this up, right? एंड इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि आप देखो, अब रशिया के पास भी S-400 तो है, लेकिन उनके यहाँ भी ड्रोन हमला हुआ, हमने पीछे देखा, यूक्रेन में किया। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ भी वैसे ड्रोन हमले कोशिश किए गए स्वाम्स के जरिए कि टर्किश ड्रोन लो और इंडिया पे बॉम्बार्ड करो। लेकिन यहाँ पे वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे नॉट ओनली आवर एयर डिफेंस सिस्टम वर गुड, बट रादर दे वर सो वेल इंटीग्रेटेड कि एक IAACS नाम का एक डिजिटल सिस्टम है जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है। नाउ वो क्या करती है, वो सारा डेटा फीड फ्रॉम अक्रॉस द एयरफोर्स सिस्टम्स, अक्रॉस द आर्मी सिस्टम्स, फ्रॉम आकाश तीर, वहां को पूरा कोलेट करके एयर हेडक्वार्टर में बेचती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हीट सेंसर यूज होते हैं टू आइडेंटिफाई द टारगेट्स व्हिच आर कमिंग, एंड देन it gives you the option कि where you want to hit, what is the possible trajectory, किस ट्रैजेक्टरी पे कौन कौन सी मिसाइल्स कहां कहां पे इसको हिट कर सकती है। सो यू हैव द लीवे कि सपोज करिए आपके पास एक फतेह 2 मिसाइल जो पाकिस्तान ने छोड़ी, जो हिंदुस्तान की तरफ आ रही थी मारने के लिए, दिल्ली की तरफ भेजी थी। अब आपको वो शहर के ऊपर गिरानी है, खाली खेत में गिरानी है, और कौन से सिस्टम से गिरानी है, ये सारी ये जो फैसले हैं, ये एक कंप्यूटराइज डिजिटल सिस्टम कर रहा है, जो पूरा का पूरा होम मेड है और इंटीग्रेटेड है। सो दिस आई थिंक इज द शाइनिंग आर्मर। क्योंकि आप रशिया में देखो कि उनके पास उनके पास मिसाइल सिस्टम्स तो हैं, लेकिन उनके पास वो एंटी ड्रोन सिस्टम काम नहीं किए। लेकिन वहां पे उन्होंने जो यूक्रेन में जो 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 करा, दे शोड इट टुवर्ड्स कि उन्होंने पूरा एक ट्रक में उठा के पूरा लोड करके उनके बेसिस के पार खड़ा किया। सो दिस शोज कि पूरा ड्रोन वॉरफेयर, पूरा एयर डिफेंस सिस्टम, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ न्यू काइंड ऑफ अ वॉरफेयर। चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो इंडिया हो, जहां पे पाकिस्तान ने ड्रोन करे, एंड इवन पाकिस्तान क्या, हमने भी तो हायरोप कामिकाजी ड्रोन भेजे जो रावलपिंडी स्टेडियम तक गए थे, राइट? सो वी आर इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ वॉरफेयर एरा। सो ये हमारा जो आत्मनिर्भर भारत है मोदी जी का, दैट इज वर्क फैबुलसली, एंड आई रियली होप कि इस पे और आगे बिल्ड किया जाए, बिकॉज लोकल लेवल पे वी हैव अ लॉट ऑफ स्कोप टू डिलीवर।
राइट। तो तो सर ये तो बस आपने बताया, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताई। मैं इसको ज़रा थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ। इससे जो डिफेंस कंपनीज़ हैं दुनिया में, इनको तो बड़ी दर्द हुई होगी बहुत जबरदस्त। कि ये तो मतलब आप ये सोचो, आपके डिफेंस सिस्टम ने टर्किश ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया, सबसे पहला हर्ट तो टर्किश मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर। दूसरा, आपके इन कामिकाजी ड्रोन ने कराची के मलीर कैंट में जाके उनकी HQ9 बैटरी उड़ा दी, जो चाइना का S300 का चीप वर्जन है। और आज चाइनीज सरकार ने अपने प्रेस रिलीज में, उनके ब्लॉगर ने एडमिट किया है कि हमारे HQ9 आर नॉट मेंट टू इंटरसेप्ट ब्रह्मोस मिसाइल। मतलब पाकिस्तान को सस्ता माल बेचने में चाइनीज की लग गई, ठीक है, राइट। तो चाइनीज एयर सिस्टम्स भी फेलियर हुआ। उसके ऊपर आपने उनका S400 से साब 200 गिराया, जो यूरोपियन ग्राइपन यूरोपियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की है। चौथा, आपने उनके भोलारी एयरबेस पे, जेकबाबाद एयरबेस पे, स्कर्दू एयरबेस पे सब जगह टुका। वहां पे सुनने में आया कि हैंगर में जगह जगह F-16 भी गिरे। तो आप अगर अमेरिकन F-16 गिराओगे, आप अगर चाइनीज HQ9 उड़ाओगे, एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल फेल कर दोगे। और वो किससे हो रहा है? वो इंडियन, इजरायली एंड रशियन डिफेंस सिस्टम को और मिसाइल सिस्टम को इंटीग्रेट। ब्रह्मोस क्या है? अल्टीमेटली इंडियन रशियन जॉइंट वेंचर, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली अब अगर रशिया को डिग्रेड करना है, सडनली रशियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स शाइन करके बाहर आया कि देख लीजिए रशिया इंडिया के जॉइंट वेंचर्स कितने कितने इफेक्टिव रहे हैं, मतलब दे रियली वर्क इन द बैटलफील्ड compared to the Chinese, Chinese fake माल and American substandard माल, ठीक है। तो मतलब महंगा महंगा चीज बेचो। मतलब एलोन मस्क तो खुद कहता है कि F-35 जंक है। अब वो F-35 जंक जो है, F-35 जंक वो चिपकाना चाहते हैं सऊदी अरेबिया और इंडिया को, तुम खरीद लो भैया, ठीक है। सो ये जो पूरा का पूरा जो खेल था ना, ये जो जैसे आप देखोगे ब्लूमबर्ग के एक आर्टिकल में दो चाइनीज ऑथर आते हैं और बोलते हैं आपका राफेल गिरा, चाइनीज सिस्टम आउटशाइन, ठीक है। अब उसका आप उनको जरा एक चीज तो पहले तो ये पूछिए कि उनको पेट में इतना दर्द क्यों, क्योंकि आपके एयर सिस्टम फेलियर हुए। आपकी PL-15 मिसाइल भी सॉलिड पाई हुई मिली है, होशियारपुर में जो बिल्कुल फटी नहीं थी, वो खाली गिरी हुई मिली है, तो टूटी हुई दो हिस्सों में। इसका मतलब वो बेचारा आपका JF-17 फायर भी नहीं कर पाया। वो भी चाइनीज कहते हैं कि ये PL-15 एक्सपोर्ट वर्जन है, वर्जन है, ये रियल वर्जन नहीं है, ठीक है। तो चाइनीज सिस्टम कैन नॉट बी रिलाइड। फिर आप पूछोगे यार ब्लूमबर्ग तो वेस्टर्न कंपनी है, वो चाइनीज ऑथर को क्यों लेके आ रही है? और वो लोग और ये वेस्ट वाले क्या कह रहे हैं? न्यूयॉर्क टाइम, अरे राफेल गिरा, अरे राफेल इसलिए गिरा क्योंकि आपके पेट में दर्द इसलिए हुआ बिकॉज इंडिया ने थोड़े दिन पहले राफेल का नेवल स्क्वाड्रंस के लिए ऑर्डर कर दिया, जो अमेरिका F-18 सुपर हॉर्नेट्स ऑर्डर करना चाहता था अपने लिए। आपको दर्द इस चीज का, जब वो आपके कॉमर्स सेक्रेटरी लटने का जब वो बैठ के बाद धमकी देते हैं कि F-35 लो हमसे, और JD Vance आके यहाँ पे पूरा का पूरा एक वो देके जाते हैं कि भैया वी आर रेडी टू ऑफर यू F-35, व्हाई डोंट यू टेक इट फ्रॉम अस। That basically shows that America is desperate to sell its weapons. Yeah. So ये बेसिकली ये पूरा खेल, ये पूरा जो पिछले 1.5 महीने का खेल है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, स्पेसिफिकली जो रशिया में जो ड्रोन अटैक हुए, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली द कीव रिपोर्ट हैज सेड द चाइनीज सैटेलाइट एजेंसीज हैव रिलीज्ड द इमेजेस ऑफ रशियन एयरबेस डिस्ट्रक्शन। चाइना दिखा रहा है, मतलब एंड ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब द चाइनीज इंटरेस्ट आर कि यार वी डू नॉट वांट कि भाई रशियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वगैरह राइज करे, तो द वर्ल्ड्स टू लार्जेस्ट सुपर इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर्स, टेक्निकली रशिया इज वन ऑफ देम आल्सो, दे वांट कि भैया पूरा दुनिया दो खेमों में बट जाए, कुछ आपका कुछ मेरा।
तो जब वो दो खेमों में बांटने की बात आती है, सो और बड़ा ऑब्वियस चाइनीज, आई हैव हेल्प, मतलब आई हैव रिटन इन आवर बुक इन 2016 न्यू ग्लोबल ऑर्डर, हम लोगों ने लिखा है कि चाइनीज और रशियन जो मैरिज है, इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस। ये नहीं, ये बिल्कुल 1941 की तरह जब रशिया ने समरसॉट मार के नाजी जर्मनी को डंप किया था, ये वही होगा। और इसका एक बहुत मूलभूत कारण ये है कि रशिया के अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो वो एशियन ओरिएंटलिस्ट एशियन नहीं है। द डची ऑफ मॉस्को ऑलवेज हैव बीन यूरोपियन। उनका जो कीवन रूस है वो पूरा यूक्रेन वाले एरिया से, यूरोपियन मेनलैंड से उनका सिविलाइजेशन आता है। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी उनका ऑफिशियल रिलीजन है, राइट। तो यू डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो चाइनीज के साथ जो एक हार्डकोर एथिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उसके साथ वो लोग ब्लेंड कर पाए। तो ब्लेंड हो ही नहीं सकते। ये खाली अमेरिका के जो यूक्रेन युद्ध है और ये पूरा जो उसका ड्रामा उसकी वजह से, बस इसकी वजह से था। तो सर ये पाकिस्तान को हमारे लिए भी एक यूक्रेन बनाने के चक्कर में थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लैंड में घुसेंगे, मोदी जी ने गेम खेल दिया फिर से इनके साथ। हाँ, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने छेड़ा कि मोदी जी ने अपने भाषण में बोला था कि वो सीमा पे वॉर चाहते थे, हमने उनके सीने पे वार किया। हाँ। और मेरा शुरू से जिस दिन पहलगाम हुआ और मैंने थोड़ा सा देखा, मैं समझ गया, मैंने कहा इसके पीछे बहुत हद तक अमेरिका है फंडिंग के लिए और आर्मिंग के लिए, डीप स्टेट है, और आर्मिंग के लिए चाइना, दोनों खेल रहे हैं। साइनो वाहवी लेफ्टिस्ट अलायंस। करेक्ट एब्सोल्युटली। इस्लामिक कम्युनिस्ट अलायंस मैंने अपनी किताब में लिखा। यही तो मेरे चैनल पे ना सर 3-4 नाम है इसके, मुल्ला मंचूरियन मार्क्सिस्ट अलायंस। अरे मैंने आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक्चुअली अब अगेन 2016 में लिखा था कि चाइना टर्की पाकिस्तान एक एक्सिस बनेगा जी, क्योंकि पाकिस्तान और टर्की का एक पैन इस्लामिक एक्सिस होगा एंड द कम्युनिस्ट विल अलाइन विद इट, बिकॉज दोनों आइडियोलॉजी में क्या है कि दोनों एक ट्रांसनेशनल आइडियोलॉजी है जो सॉवरेन बाउंड्रीज को, जो नेशन स्टेट को नहीं बिलीव करती, राइट। क्रिश्चियन स्टेट फिर भी बिलीव करते हैं बिकॉज ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर वहीं से आया है, राइट। उल्टा हम लोग भी बिलीव करते हैं, हमारे अंदर भी राष्ट्र का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आप जाके देखेंगे वेदास में, ठीक है, वेदास में आप पुराना आप जाकर देखोगे, राष्ट्र का बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। लेकिन इन दो आइडियोलॉजीज में कोई कॉन्सेप्ट, वो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज ब्रदरहुड, वी जस्ट टू गो, राइट। चाहे वो कम्युनिस्ट हो, सोवियत यूनियन वांटेड टू एक्सपैंड टू ऑल द वे टू साउथ एशिया, कौन नहीं जानता, राइट। सिमिलरली चाइना ऑल्सो वांट्स टू, मतलब शी जिनपिंग का तो ये हाल है कि सुबह उठेगा बोलेगा आज ये कोना मेरा, कल को वो कोना मेरा, आज ये मैप मेरा, कल को वो मैप मेरा, उनका भी यही हाल। So, Pakistan is nothing but an agent of chaos or agent for hire. उनकी मिलिट्री खाली एक कॉन्ट्रेक्चुअल एजेंट है जो प्यादे प्रोवाइड करवाती है इनका डर्टी वर्क करने के लिए। जैसे ख्वाजा आसिफ ने कुछ स्काई न्यूज पे बोला, हम तो वेस्ट का डर्टी वर्क करते हैं। मतलब वो बंदा तो कमाल है ना, मतलब वो ओपनली कहता है, यार हकीम मुझसे पूछ रही है कि भाई आप बताइए कि आप ये क्या पहलगाम में टेररिज्म का आपका इन्वॉल्वमेंट है। कहती हाँ, कहता हाँ हम तो करते आ रहे हैं वेस्ट का काम इतने सालों से, ठीक है। एंड दैट पाकिस्तान का, अगर अगर आपने मेरे ब्लॉग्स पे भी देखोगे, चाहे वो जनवरी में इनका लॉबिंग करना हो ट्रंप के साथ, फरवरी में इनका मिस्टर ग्रांट बीच का आना हो, मार्च में आपका ये एक स्टीवन विटकॉफ के साथ, के बेटे जैक विटकॉफ के साथ, और वो क्रिप्टो का पूरा इनका समागम जो इन्होंने मचाया,
बिलाल बिन साकिब को अपॉइंट किया गया, and Bilal bin Saqib, happened to be he went and they held a 26 तारीख को इन्होंने लाहौर में कॉन्फ्रेंस करी, जहाँ पे इन्होंने पहलगाम के 4 दिन बाद फायरवर्क्स हो रहे थे, और ट्रम्प कहता है आई वुड लव टू ट्रेड विद पाकिस्तान, दिस प्रोड्यूस सच वंडरफुल प्रोडक्ट्स, like what products? Underwears, that also no actually. Terrorist actually, terrorist. That is their machine, that is their industry, no, that is the donkeys, ठीक है, terrorists, यही तो वो एक्सपोर्ट करते हैं आ रहे हैं, ठीक है. बट एंड देन ही सेज अच्छा फिर वो बोलेंगे हम तो वीट भी उगाते हैं. अब वीट तो उगेगा नहीं, बिकॉज इंडस वाटर ट्रीटी अगेंस्ट पे चली गई, पानी तो जाएगा, पानी जाएगा नहीं तो वीट कैसे उगेगा? वो बेचारे भूख मरे, वहां से भी मरेंगे, ठीक है. तो अब वहां पे अब आप ये समझिए कि ये क्रिप्टो अलायंस बहुत, इसका अमेरिका का अपना एंगल है कि उनको अपनी करेंसी को बोल्स्टर करना है, स्टेबल कॉइन है, यूएस ट्रेजरीज द्वारा बैक्ड है, बट एट द हार्ट ऑफ इट ये एक मनी लॉन्ड्रिंग मशीन है, जहां से पाकिस्तानी आर्मी यूएस के जरिए सारा पैसा का सेटलमेंट करेगी, ठीक है. राष्ट्रपति ट्रंप के बेटों को द्वारा कंट्रोल ये फर्म है, उसके द्वारा इशूड ये USD1 है, और उनका बेटा खुद ओपनली थोड़े दिन पहले कल जब आया कि ट्रंप मेन कॉइन लॉन्च होने जा रहा था, कह रहे नहीं ये मेरा नहीं है, हमारा WLF1 है. मैं कहा थैंक यू फॉर कंफर्मिंग कि तुम्हारा WLF1. नाउ वी नो Trump family has nothing to do with the execution and management of this. वहां पर एक नीचे लिखा हुआ है. हाँ एग्जैक्टली. और अपने ट्वीट में वो खुद एडमिट कर रहा है कि हमारा WLF है, और WLF ये वही है जिसके जब जैक वेटकॉफ, जो स्टीवन विटकॉफ, जो इनके मिडिल ईस्टर्न एलाय हैं, ये उनके बंदे वहां जाके ये लोग जो है मतलब ये वहां जाके पूरा शालीमार गार्डन में पूरे फायरवर्क्स होते हैं, एंड दे ऑल डू मतलब पूरी डील साइन करते हैं. यू गाइस आर सिटिंग ऑन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स. वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. मतलब this administration has lost its moorings. ये सेंसलेस बातें करती है और इनका कोई दिन ईमान नहीं है, इनका टोटल ट्रांजैक्शनलिज्म में चलता है, ठीक है. एंड एक्चुअली इट सीम लाइक they are the most pro-Pakistan administration since President Nixon. Including Biden, sir? Biden फिर भी बेटर था. बाइडन पैसे देता था सालों को, ये वो हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन और इनको पैसे दे रहा था वो. यार बाइडन पैसे दे रहा था, लेकिन बाइडन साला ये क्रिप्टो की तरह उनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम नहीं खोल के दे रहा. ये तो साला फ्यूचर टेररिज्म के लिए खोल के बैठे हैं. हाँ आप समझे कि कल पाकिस्तान आर्मी, आप कोई भी अगर अफगान ओपियम बेचती है, आर्म्स का ट्रेड करती है, कुछ भी करती है, सारा पैसा क्रिप्टो से जाएगा, एंड यू कांट ट्रेस इट जब तक व्हाइट हाउस अग्री नहीं करेगा, क्योंकि उसमें आप FATF की सब, चलो मान लिया सर्वेलेंस हो सकती है, लेकिन अगर ट्रंप फैमिली के द्वारा चलाई हुई वो मैनेजमेंट स्कीम है, तो क्या इंडिया और चाह के भी पाकिस्तान का आपका ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई क्रिप्टो ग्रे लिस्ट में थोड़ी आएगा. तो अनोनिमस है, यहाँ पे जो नाम भी नहीं दे रखा होता, खाली अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, ठीक है. एंड ये भी देखिए कि पाकिस्तानी अवाम को कितना बड़ा, आई कांट यूज दैट वर्ड, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है, पाकिस्तानी अवाम को कितना बड़ा पागल बेवकूफ बनाया जा रहा है. उनको क्या लगता है कि उनके रेयर अर्थ मिनरल्स बिकेंगे या उनकी गैस बिकेगी तो पैसा पाकिस्तानी आर्मी उनको देने वाली है? अरे वो क्रिप्टो के जरिए अपनी फाउंडेशन में डालेंगे. और उनकी फाउंडेशन कौन सी है? बहारिया फाउंडेशन, फौजी फाउंडेशन, ठीक है. पूरा इसके ऊपर मैंने DD में पूरा आर्टिकल लिखा कि कैसे ये ऑपरेट करते हैं. मतलब ये तो, और इन्होंने
ये उम्मा की बात करते हैं। इन्होंने सिंध में खुद मुसलमानों को मारा, इन्होंने बलोचियों को मारा हुआ है, ये अहमदियों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, और ये बात करते हैं उम्मा की। सीरियसली जनरल मुनीर, ठीक है, दे क्लेम टू बी द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ, आई डोंट वांट टू से दोस वर्ड्स, ठीक है। तो द प्रॉब्लम है दैट पाकिस्तान, लेकिन अगर अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा है तो ये भी एक चीज जानना जरूरी है कि इसका 80%, 80% इसका जो पूरा जो हथियार का जो है ना, वो चाइना से आता है। तो इनेबलमेंट चाइना की है, चाहे वो रडार हो, टेक्नोलॉजी हो, वो कुछ हो, चाइना के लिए वो एजेंट ऑफ कंटेनमेंट है। लेकिन एक चीज हमारे सीडीएस साहब ने बहुत ओपन, जनरल अनिल चौहान ने बहुत बढ़िया, उन्होंने बोला कि एक चीज नोटिस की गई कि हाँ, चाइना उनको रेडार से, चाइना उनको सैटेलाइट कवरेज से सपोर्ट कर रहा है, बट चाइना ने अपनी कोई अग्रेसिव मिलिट्री मनूवर नहीं किया टुवर्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन लद्दाख और अरुणाचल, which goes to show that वो इस कॉन्फ्लिक्ट से दो अलग दिखना चाहते थे, लेकिन पीठ पीछे से वो पाकिस्तान को समर्थन पूरा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों को समझ में आना चाहिए। अब तीसरा चीज, अब ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की पूरी जो है, ये सारी की सारी वॉर चल रही है। अब इसमें आप एक चीज समझिए कि आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जब आप एक सॉवरेन डिसीजन लेना चालू हो जाते हैं, मैं गिनवाना चालू करूं, आपने लास्ट ईयर अननोन गनमैन के जरिए ऑस्टेंसिबली विद प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी आपने जो है, ठीक है, कुछ टेरर टारगेट्स उड़वाए, ठीक है, यूके में, पाकिस्तान में, कनाडा में एंड अमेरिका में भी कोशिश हुई, जिसकी वजह से वहां पे हंगामा मच गया कि भाई देखो, इंडिया जो है इंडियन इंटेलिजेंस मोसाद की तरह काम कर रही है, जाके मरवा रही है। एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पीआर फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कि ही इज नाउ embarking on daring operation in foreign land, just like Mossad followed the Munich games, pillars. तो अब ये उसके बाद आप रशिया, आपके अमेरिका और G7 यूरोप आपके डायमंड ट्रेड पे जो रशिया से होता है, अल्रोसा से जो सूरत की तरफ आ रहा है, अब इसके पीछे खेल बहुत बड़ा है, वो कभी बाद में फिर कभी जाएंगे, लेकिन ब्रीफ में बता देता हूँ, लोग ढूंढ लेंगे इसको। अल्रोसा को टारगेट करने के लिए इन्होंने बहुत जबरदस्त सैंक्शन लगाए 2022 यूक्रेन के पास। आपने नॉनस्टॉप जो वहां से, बिकॉज अल्रोसा रफ डायमंड्स एट अ लोअर मार्जिन सूरत में सप्लाई। आप सबको याद होगा 2015 में जब व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए थे, तो वर्ल्ड डायमंड कॉन्फ्रेंस हुई थी जो मोदी और पुतिन ने एक साथ इनॉग्रेट करी थी, राइट। और वहां पे अग्रीमेंट हुआ था कि अल्रोसा जो है इंडिया को डायमंड सप्लाई करे, सूरत, करेक्ट, ठीक है। अब उन डायमंड सप्लाईज के बाद से ये क्या होता है कि आप द सूरत स्टार्ट्स टू गेन प्रोमिनेंस, ठीक है, बिकॉज सडनली ऑलरेडी प्रोमिनेंट था, लेकिन अब रशिया को एक लीवे मिल गया और बेचने। 2022 में अब उससे एक लॉबी सफर करी। कौन सी लॉबी सफर करी वो लोग रिसर्च कर लेंगे, ठीक है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब वो लोग भी परेशान थे कि यार ये क्या हो रहा है। तो अब जब 2022 में यूक्रेन चालू हुआ तो उनको मौका मिला, तो उन्होंने अमेरिका और यूरोप ने मिलकर उठा के सैंक्शन लगाया कि भाई बंद। अल्रोसा की जो सप्लाईज थी वो 70% नीचे गिरी, और जिसकी वजह से आपकी सूरत में रेवेन्यू में इंपैक्ट पड़ा, और सूरत में मैसिव इंडस्ट्री क्लोजर हुआ, लेऑफ्स हुए, और सूरत डायमंड इंडस्ट्री को सफर करना पड़ रहा है पिछले 2-2.5 साल से बिकॉज ऑफ दिस। हालत ये आ गई कि 2024 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कहती है
कि जो इंडिया के जितने भी गुजराती ट्रेडर्स हैं जो एंटवर्प में काम करते हैं, दे मस्ट रीरूट द डायमंड थ्रू एंटवर्प। और वहां पे पीयूष गोयल ने बोला नहीं जी ये नहीं होगा, नहीं तो हम भी रिटेलिएट करेंगे, हम आपका सामान पे जम्मू कश्मीर के जरिए रीरूट करेंगे। ठीक है, और ये स्पुतनिक का न्यूज का लिंक है बाय द वे, ये मैंने अपनी टाइमलाइन पे शेयर किया। तो आपने वो किया। तीसरी चीज, आपने रशिया से तेल इंपोर्ट किया। आप यू वर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ द रशियन ऑयल और अलॉन्ग विद चाइना। और वो आयरॉनिकली वो रशियन ऑयल इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे आता था, रिफाइन होकर यूरोप और अमेरिका जाता था। ठीक है, एंड अमेरिका ने कहा, और इनका एक्सक्यूज देखिए, एक्सक्यूज ये था कि अगर उसमें हल्का सा भी आपने अपना ऑयल मिला दिया तो वो चेंज हो जाएगा, कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, वो रशियन ऑयल नहीं रहे। और यही अमेरिका आज भी अब रशिया से नासा के रॉकेट्स मंगवाता है। यही अमेरिका का 25% यूरेनियम रशिया से आता है, और वो भी थैंक्स टू मिसेस हिलरी क्लिंटन, जिन्होंने एक कैनेडियन कंपनी जिसमें यूएस का स्टेक था वो ओबामा के दौरान उठा के इन्होंने रशिया को बेच मारी थी। ठीक है, तो अपने 25% पावर जनरेशन के लिए थ्रू अ कैनेडियन को रशियन ओन्ड फर्म बाय क्रेमलिन, they are dependent upon Russia, they are dependent for their rockets on NASA, they are dependent on titanium for their defense manufacturing on Russia, they are dependent on the rare earths for China. In their auto sector is dependent on magnets from China. ठीक है, आप क्या बनता क्या है, ये हेकड़ी किस चीज की है, डॉलर की, या आपके वो मैग 7 जाइंट्स हैं जो उनकी टेक की। You may be doing fantastically well in your tech giant, you may be doing exceptionally well, but at the same time you are a hollowed out economy which doesn't have a manufacturing industrial base। खत्म हो चुका है, waves of deindustrialization हुआ है। पहले जो जर्मनी इन 60s and 70s, फिर उसके बाद 80s में जापान, फिर उसके बाद 90s में चाइना, अब इंडिया एंड वियतनाम। आप खाली हो चुके हैं अंदर से। आप बैठ के व्हाइट हाउस में सुबह सुबह शेख चिल्ली की तरह बोलेंगे आज 40%, कल को 50%, 60%, तो लोग सुनेगा थोड़ी कोई बैठ के वहां पे। मछली बेच रहा है तो लगता है। ठीक है यार, तो अब दूसरा पॉइंट ये रहा कि आपने रशिया, पहले तो आपने उनको गनमैन को उड़ाया, मतलब गनमैन के जरिए आपने जो पॉइंट्स मारे वो चढ़े। उसके बाद आपने ऑयल और गैस। तीसरा, आपने जाके राफेल एम का इंपोर्ट कर दिया जिससे यूएस लॉबी चढ़ गई। चौथा, यूएस आपको एक लैंड वॉर में फंसाना चाहता था और पाकिस्तान के जरिए थ्रू द प्रॉक्सी, ठीक है, और आपने उसको एक एयर वॉर में जाके उसके एसेट की धज्जियां उड़ा दी। यूएस आपके थ्रू पाकिस्तान एंड चाइना को भी फंसा देता बीच में। यस, क्योंकि अगर लैंड वॉर होती तो आपको पीओके में घुसना पड़ता। पीओके में घुसते 10 किलोमीटर दूर चाइनीज इंजीनियर थे, तब चाइना वुड हैव बीन फोर्स्ड टू इंटरवीन मिलिटरीली। मैं कह रहा हूँ चाहे वो इस साइड से नहीं आते, लेकिन अगर वो लद्दाख बॉर्डर पे भी आके खड़े हो जाते आपके, तो आपके लिए परेशानी बढ़ जाती। एंड आपका जो डिटेंटे हुआ, लास्ट मिनट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका जो डिटेंटे हुआ मॉस्को के जरिए, जो मीडिएशन हुआ, जो सोल्यूशन निकला अक्टूबर में, जिससे डिसएंगेजमेंट हुआ, चाइना और इंडिया अपने स्टेटस को पे वापस लौट गए जस्ट बिफोर ट्रंप वन द इलेक्शन। आपने उनकी पूरी की पूरी बैठी हुई इंडो पैसिफिक दिशाशी बिगाड़ दिया। वो आपको डोकलाम में उन्होंने क्या मार्केटिंग करी थी, देखो हमने पीएलए का इंक्रिप्शन करा है, आप हमसे कौन का सा साइन करो। अच्छा, चाइना के साथ दिक्कत है तो M777 गन्स ले लो, स्ट्राइकर ले लो। चाइना का डर दिखा के तो वो असला बेचते आए हैं आपको।
वो कहते हैं ठीक है पाकिस्तान को हम हैंडल कर लेंगे, व्हाट अबाउट चाइना, व्हाट अबाउट चाइना। इसीलिए वो कहते हैं कि भाई, क्योंकि अगर इन दो नेबर्स में नॉन स्टॉप कॉन्फ्रंटेशन रहेगा तो बिगेस्ट बेनिफिशियरी विल बी यूएसए, and Russia will be a sufferer because Russia, thanks to US and the West, is now dependent on China to a certain extent, और वो न्यूट्रल रहेगा, और वो अगर न्यूट्रल रहेगा तो कहेंगे देखो हमने कहा था ना ये मदद करने नहीं आएगा, हम आएंगे मदद करने, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, as in they call in Punjabi. ठीक है, so this was the whole setup, they were, and the whole so आप चाहे वो गनमैन के वो सॉरी वो टेरर टारगेट्स को प्रॉक्सीज को टेक आउट करना हो, चाहे वो चाइना के साथ डिटेंटे हो, चाहे वो रशिया फ्रांस से राफेल एमके ऑर्डर्स हो, चाहे वो पाकिस्तान की पिटाई हो, चाहे वो चाइना के सिस्टम डाउन टेक करना, you are doing stuff which is not like, and you are stressing your independence. And the final and the biggest point is trade, because everything boils down to that. Because US अगर and सबसे बड़ा आपके listeners को जानना जरूरी है कि जब US बोलता है कि हम इंडिया के साथ 40 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट में, वो बॉस घंटा आप सरप्लस में हो, ये जीटीआरआई का रिपोर्ट है कि सर्विसेज में आप सरप्लस में हो, आईपीआर में आप सर्विसेज में हो, रॉयल्टीज में आप सर्विसेज हो, ऑन टोटल और डिफेंस सेल्स को भी अगर ऐड कर दिया जाए तो यूएस इज इन 30 to 40 बिलियन डॉलर ऑफ सरप्लस विद इंडिया, नॉट डेफिसिट। सो ये करना क्या चाहते हैं आपके साथ? ये आपको डी इंडस्ट्रियलाइज करना चाहते हैं। इनका पूरा खेल अब कल कॉमर्स सेक्रेटरी लटनिक का जो एक बयान था यूएस कांग्रेस का है, ठीक है, द मैन सेज यूएस कांग्रेसमैन इज आस्किंग हिम do you want, what if Vietnam offer you that, Mr. Secretary, we will lift all barriers, we will lift all what you say non-trade barriers and tariffs 0 for 0, will you agree? कहता नो। हाँ, मतलब यूएस का सेनेटर पूछता है कि क्या आप, अगर वियतनाम कहता है कि मैं सारे ट्रेड बैरियर्स लिफ्ट करने को तैयार हूं, नॉन ट्रेड बैरियर्स टैरिफ हटाने को तैयार हूं, तो क्या आप उसके साथ डील करोगे? सेक्रेटरी कहते हैं नो, मैं नहीं करूंगा। तो फिर वो सेनेटर पूछता है तो फिर मिस्टर सेक्रेटरी ये रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? तो फिर वो अच्छा बेसलाइन 10% वो सब पे चेपने वाला है ना? हाँ, बेसलाइन 10% चेपने का है। नहीं, आगे सुनो। कहता है कि फिर मिस्टर सेक्रेटरी में रेसिप्रोकल का मतलब है, कहते हैं नो, वी नेवर सेड दैट वी विल गो डाउन टू 0। वाओ, राइट। तो 10% वो बेसिक चेपना चाहते हैं, एक तो वो अलग। लेकिन दूसरी बात वो कहता है कि देखिए वियतनाम में चाइना से माल लेता है और अपनी ब्रांडिंग करके मुझे बेचता है, मैं ये बर्बाद करना चाहता हूं। ठीक है। एंड देन ही सेड, अभी वो तो क्लिप जो सोशल मीडिया पे इतना आया, मैंने पूरा सुना, व्हाई शुड वी मैन्युफैक्चर फार्मा outside? Why can't we have critical drugs in India? Why should we manufacture semiconductors in India, high technology in India? और इसमें मैं आपके इस पे बोलना चाहूंगा, ये राष्ट्रपति ट्रम्प थे जिन्होंने टिम कुक को बोला कि मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा अगर इंडिया में तुमने मैन्युफैक्चर करना। ठीक है, ये अब फार्मा की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। इन लोगों का पहला मूव ये कर चुके हैं। पहला मूव है कि इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करा है जो बोलता है कि यूएस का फार्मा जो है वो 80% लोअर रेट पे क्रिटिकल दवाइयां बेचेगा। ये फाइजर एंड कंपनी आर लिटरली क्राइंग, व्हाट इज दिस? In capitalist America, the White House is signing orders to determine prices of drugs unheard of. ठीक है, unheard। अबे
गधों, तुम्हारी फार्मा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मानी जाती थी, इनोवेशन के लिए, और जेनेरिक जो है हम लोग बनाते थे। अब अगर तुम्हारी कंपनियां अपना बजट सब्सिडाइज करने में घुसा देंगी तो वो इनोवेशन कहां से करेंगी? क्या यार, मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद दिस एडमिनिस्ट्रेशन? ठीक है, मतलब यू नो लाइक पेनी वाइज पाउंड, पुलिस वाला यहाँ पे काम चल रहा है यार। ठीक है, और फिर अब क्योंकि अमेरिकन फार्मा अपनी बैलेंस शीट पे रोक के 80% लोअर पे देगा दवाइयां। ठीक है, राष्ट्रपति ने बोल दिया है, नहीं तो मैं एंटी ट्रस्ट एक्शन लगा दूंगा सब पे। ठीक है, तो उन्होंने धमकी दे के करवा दिया सबसे। अब क्या होगा, क्योंकि अब उनकी दवाइयां सस्ती होंगी यूएस में हेल्थ केयर के लिए, तो अब वो इंडियन दवाइयों पे और चाइनीज एपीआई पे नाउ दे विल गेट ऑन टू टैरिफ विद यू, बिकॉज उनको पता है कि अगर अब इंडियन दवाई महंगी भी हो जाएगी, अगर सपोज करो आपकी दवाई है $2 की, उनकी दवाई आफ्टर डिस्काउंट मिल रही है $10 की, अगर वो आपकी दवाई पे 25% 50% टैरिफ लगाते हैं और वो $6 की हो जाती है, तो ज्यादा इंसेंटिव नहीं बचता आपकी दवाई इंपोर्ट करने, मार्जिन नहीं है ना प्रॉफिटेबल, राइट? तो वो अपनी कंपनी को कह रहे कि तुम सारा 6 महीने 2 साल के लिए हिट ले लो अपनी बैलेंस शीट पे, लेकिन इन द मीन बाय लेट मी डिस्ट्रॉय द इंडियन जेनेरिक फार्मा एंड द चाइनीज एपीआई। बाइडन क्या कर रहा था? नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, ये भी सुनना जरूरी, बाइडन की पॉलिसी थी, अगर आप जैनेट येलन को सुनो, फ्रेंड शोरिंग एंड एलाई शोरिंग। मतलब कि उन्होंने कोविड में साइन किया इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड समिट में सितंबर 21 में और यूएस में, कि सारे मिल के हम लोग एपीआई को डाइवर्सिफाई करेंगे, डी रिस्क करेंगे चाइना से। तो वो एलाइज के साथ एक इनिशिएटिव था। ये कहते हैं भाड़ में गए एलाइज, मरो, अमेरिका फर्स्ट। ये फर्क है दोनों में, विच इज फाइन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट ये आप जो बोल रहे हो ना, पेनी वाइट पाउंड फूलिश, ये एक बड़ी, मतलब यू विल नॉट बिलीव इट। अब वॉलमार्ट ने बोला कि मैं टैरिफ जो हूं कंज्यूमर को पास ऑन करूंगा, इमीडिएटली व्हाइट हाउस से फोन गया, खबरदार किया। ठीक है, बड़ा प्राइस कंट्रोल। फिर कहते हैं मैं रेमिटेंस से पैसे लगाऊंगा, अगर तुमने पैसा यूएस से बाहर भेजा रेमिटेंस तो 3.5% टैक्स, कैपिटल कंट्रोल। ठीक है, फिर अगर आपने यूएस, अब नए बिल में सेक्शन 899 में आ गया है, जो ये बिग ब्यूटीफुल बिल जिसके पीछे एलन मस्क हाथ धो के पड़ी है। ठीक है, तो उसमें एक प्रोविजन है कि अगर आपने कोई यूएस ट्रेजरी या कोई यूएस इन्वेस्टर में इन्वेस्टमेंट में स्पेंड किया, उस पे भी टैक्स। मतलब they are finding innovative ways to generate revenue because अंदर से सिस्टम टूट चुका है। कहीं ना कहीं से पैसे रेज करो, that's what one can see। यार $36 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, $34 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 34 से 35 की, 35 से 36 का डेट है, 100% डेट टू जीडीपी। रीगन के जमाने में 35% था, आज के जमाने में 100%। डेफिसिट रीगन के जमाने में 3.5% था, आज 7.5%। और डेट जो रिन्यू होने वाला है वो है $7 ट्रिलियन। तो इनका जो अंदर की जो पूरी स्कीम है ना, पूरी की पूरी डॉलर स्कीम, वो अब ना चरमरा रही है। क्योंकि अगर आप जेमी डेमोन के देखेंगे, जो जेपी मॉर्गन के जो हेड है, उन्होंने ओपनली बोला the bond market is about to break. Yeah, because he expected the bonds to actually people to come in because of tariffs. So हुआ नहीं, ठीक है। Ray Dalio, who is also an investment fund, investment fund, a very prominent man, he also said that America का debt बिल्कुल breaking point पे आ चुका है, we could go broke anytime. So अब इनका प्लान क्या था कि मार्केट को टैरिफ लगाओ, मार्केट को डिसरप्ट करो, इक्विटी मार्केट क्रैश करेगी, लोग बॉन्ड्स की तरफ जाएंगे।
हुआ क्या, लोग बॉन्ड की तरफ गए नहीं, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया जापान। जापान ने इनके बॉन्ड बेचने चालू कर दिए, यूएस ट्रेजरी, ठीक है। और जब जापान ने यूएस ट्रेजरी बेची तो लोगों की इतनी बुरी तरीके से लग गई, ठीक है, कि दे इनका यील्ड ऊपर चली गई, 4.5-5 के आसपास तक पहुंच गई, जैसे थे ना। हाँ, तो इनकी यील्ड 4.5-5 के आसपास पहुंच गई। अब अगस्त में रिन्यू होना है, डेट सीलिंग आ रही है। अब ये बिग ब्यूटीफुल बिल लाना, डॉज फेल हो चुका है, डॉज में कुछ मिला नहीं है। एलन मस्क को निकलने का वो तो बहाना बना दिया गया, वो तो डॉज कुछ भी नहीं कर पाया, तो फेलियर है। आपने उसके सुना था, बाद सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने सुना था मोदी जो 10 साल में नहीं कर पाया इन्होंने 30 दिन में कर दिया, ये डायलॉग सुने थे ना आपने? हाँ 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 हाँ, सुना था। आज वो सारे ऐसे घूम रहे हैं। पता है कितना डॉज ने बोला है करने के लिए। $195 billion is all they've done till now. That's it. And he promised $1 trillion. टू Two. पहला टू था, उसके बाद हाफ किया। हाफ किया वन पे। सो डॉज वो खुद फेल कर गया। टेस्ला की जो लग गई वाट वो अलग, BYD और इनके वजह से। उसके बाद तो अब ये खुद अपने इतने ही बुरे तरीके से फंस चुके हैं कि इनका कोई डेट लेने को तैयार नहीं है, कोई ट्रेजरीज खरीदने को तैयार नहीं है। अब ये स्टेबल कॉइन्स के जरिए यूएस ट्रेजरी में बाइंग करवाना चाहते हैं, हाइपर डॉलराइजेशन कराना चाहते हैं। तभी ये इंडिया पे धमकी दे रहे हैं कि खबरदार, तुमने बायलैटरल ट्रेड किया नॉन डॉलर टर्म्स, रशिया रूबल में किया, रुपी रूबल में किया, या तुमने कोई और करेंसी करी। ये थ्रेट्स क्यों आ रहे हैं? बिकॉज दे नाउ रियलाइज दैट, क्योंकि चाइना ने, BRI ने 110 कंट्रीज में डिजिटल युआन में ट्रेड करना चालू कर दिया है, अलॉन्ग विद इन देयर ओन पेमेंट सिस्टम CIPS ट्रिप्स, बाईपासिंग स्विफ्ट अमेरिका टोटल। अब चाइनीज अमेरिकन सैंक्शंस वह काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि द पेमेंट सिस्टम उसका, डिजिटल करेंसी उसकी, तो मतलब वो आप चाह के भी उसे रोक नहीं सकते। तभी तो ईरान का ट्रेड रुक नहीं पाया, अभी तो ईरान के सैंक्शंस काम नहीं कर पाए पूरे लेवल पे, क्योंकि रशिया और ईरान अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे थे, चाइना और ईरान अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे थे। तो नाउ दे आर वंडरिंग कि यार ये एशिया में चल क्या रहा है। फिर उसके ऊपर से जब इन्होंने टैरिफ लगाए तो जापान बदक गया, कहता ना जी मैं तो नहीं झुकूंगा, खबरदार, मैं दोबारा प्लाजा अकॉर्ड में तो दोबारा एंटर नहीं करूंगा तुम्हारे। और उल्टा जापान ने कोरिया के साथ जाके, चाइना के साथ जाके, मलेशिया में एक मीटिंग हुआ जहां पे आसियान के साथ डिसाइड किया कि आगे से हम सारे लोन जो है चाइनीज करेंसी रेनमिनबी में देंगे पूरे रीजन में। तो उसके बाद यूएस और पागल हो गया, फिर उन्होंने वियतनाम पे 3,500% टैरिफ लगा दिया। 16 भाई 3,500 कम थे, तो 10,000 ही कर देते। So this is an economic war camouflaged as through geopolitical war and a military-industrial complex which wants to survive and thrive at all cost. अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म को जिंदा रखने के लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये मिडिल ईस्ट में जाके डिक्टेटर्स के साथ, वहां जाके आतंकवादी रिजीम्स को लेजिटिमाइज करने के लिए तैयार हैं, टेरर फंडस के साथ बैठने को तैयार हैं। ये टेरर स्पॉन्सर स्टेट लाइक पाकिस्तान के लिए एक मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम स्टार्ट करने को तैयार है। यहां तक कि ये चाइनीज फर्म से भी पैसा ले रहे हैं क्रिप्टो में, ताकि उनकी डीलिस्टिंग ना की जाए अमेरिकन एक्सचेंज पे। मतलब दिस इज लाइक a crypto scamming group which is sitting in the White House and scamming the whole world, or with political conflict of interest, open glaring. मतलब दिस इज क्लासिक केस ऑफ करप्शन। अगर यूएस में कोई ढंग का बंदा हो तो उनको प्रोसिक्यूट कर दे भाई,
ठीक है। सर कौन, मतलब मेरे को समझ नहीं आता है इसमें कौन नहीं है। वो साला यूक्रेन से पैसे रीराउट करा रहा था अपने आप को, ये यहाँ से ले रहा है, पता नहीं क्या है ये। मतलब ये इन लोगों ने ना, इन लोगों ने पूरा ग्लोबल सिस्टम का मजाक और मौकरी बना के रख दिया है। एब्सोल्युटली। ये मेड अ मॉकरी। साला सुबह उठो 20%, शाम को उठो 50%, सुबह उठो आज ये यहाँ पैसा जा रहा है, आज ये बंद है, आज वो बंद है। मतलब लोगों ने सर पकड़ लिया यार। मतलब लोगों, सी, एवरी इंडस्ट्री, एवरी ट्रेड, एवरी इकोनॉमी नीड्स सम, लाइक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। ये क्या है ये? मतलब उसको लोग टैको टैको बोलते, तो वो चिढ़ के बोलता है मैं 50% कर दूं। ठीक है, ट्रम्प ऑलवेज चिकन जाओ। ठीक है। अभी इंडिया को क्या करना चाहिए सर इस पूरे गेम में? लास्ट सेक्शन में लेट्स डिस्कस व्हाट शुड इंडिया डू, बिकॉज हम लोग ट्रेड डील भी कर रहे हैं। आई एम प्रो द ट्रेड डील, करनी चाहिए हमको, बट बोलो कंप्लीट वी नीड टू बी केयरफुल, दैट्स ऑल। Okay. My prescription is number one, tariffs 0/0, no issue कर दीजिए। क्योंकि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तब भी आप पे सस्ते रहेंगे, आपके बंदे काम नहीं कर सकते फैक्ट्री में। आप नहीं कम्पीट कर सकते सर हमसे। चाइना भी फंस रहा है कई जगहों पे आके आईफोन के कंपोनेंट्स के अंदर। आर कंपोनेंट्स आर मच चीपर देन द चाइनीज कंपोनेंट। वियतनाम हमसे इंपोर्ट कर रहे हैं अभी। करेक्ट। सो दे कांट कम्पीट विद अस। ना लेबर है, ना स्टैंडर्ड्स है, ना स्किल है, ना वो टेक्नोलॉजी है, ना वो इंडस्ट्री है। तो कर लो 0/0 कर लो। वो 0/0 चाहते नहीं, वो चाहते हैं नॉन ट्रेड बैरियर हटा। हाँ, ठीक है। एग्रीकल्चर सब्सिडी बंद करो, जीएमओ सर्टिफिकेशन बंद करो, ताकि हम अपना जीएम कॉर्न, बुशनेल ऑफ जीएम कॉर्न आपके यहाँ बेच सके, आप लोग जो है बर्बाद हो सको। ठीक है, वॉशिंगटन एप्पल बिकना चाहिए हिंदुस्तान में। ठीक है, उसके बाद आप जो अपनी सब्सिडीज देते हो फार्मर्स को वो बंद करो, फर्टिलाइजर सब्सिडी बंद करो, मार्केट रेट पे लेके आओ। ठीक है, बर्बाद, ताकि अपना एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद, फूड सिक्योरिटी बर्बाद करो। आप फार्मा में जो पेटेंट्स लाते हो, जिसमें आप कहते हो कि कल को कोई एपिडेमिक या कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑल द पावर्स टू डायरेक्ट कि भैया आप जो है सस्ते दाम पे दवाई बेचोगे। प्राइस रेगुलेशन जिसे हम कहते हैं इन इमरजेंसी सिचुएशन, आप वो लॉ डाइल्यूट करो। आप डेटा लोकलाइजेशन हटाओ, हमारी अमेजोन को और इनको, ठीक है, वो लोग वो आरबीआई के रूल्स डाइल्यूट करो। ये क्या मतलब है? आप ई कॉमर्स रूल्स हटाओ, ये क्या मतलब है? क्या चाहते क्या हो कि आपकी कॉलोनी बन जाए क्या दोबारा से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह? बनाना वो आपको वैसल स्टेट इकोनॉमी, और ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलोनी है। सो वी शुड नॉट अग्री टू गिविंग अप these sovereign critical verticals of non-trade barriers in all these sectors, चाहे वो ऑटो, फार्मा, एग्रीकल्चर, डेटा राइट्स, ठीक है, ई कॉमर्स। ये जो हमारे जो एनटीबीज है, नॉन ट्रेड बैरियर, इस पे डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए। बाकी आपको जो करना है करो ट्रेड। दूसरा, दे आर गोइंग टू यूज इकोनॉमिक केओस इनसाइड यू। बहुत सारे इकोनॉमिक हिटमैन यूज किए जाएंगे आपके खिलाफ, आपके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे, पोल्यूशन के नाम पे, एनवायरमेंटल सेफ्टी एंड रेगुलेशंस के नाम पे। और इसका सबसे बहुत बढ़िया एग्जांपल था कुंडाकुलम न्यूक्लियर प्लांट पे, जो रशिया के द्वारा बनाया गया था, जहां पे बहुत बड़ी लॉबी ने प्रोटेस्ट किया था कि देखो यहाँ पे तो मर जाएंगे सारे। अब आप जानते नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स है 2015 की, जो अर्नब गोस्वामी ने भी टाइम्स नाउ पे शो करी थी, जो आपको शायद अगर चाहोगे तो आप डीप सर्च मारोगे तो आपको वेब पे मिल जाएंगी, जो बताती हैं कैसे ये, चाहे वो क्लिंटन फाउंडेशन हो, चाहे वो ये ग्रीन पीस हो, कैसे इन्होंने बहुत सारे एक्टिविस्ट को फंड करा क्रिटिकल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस के नाम पर रोकने के लिए। ठीक है, सिमिलरली आपकी ऑपोजिशन जो है वो आपके ऐसे मुद्दे उठाएगी जो आपको डिरेल करना चाहेंगे कि आप ये मत करिए, आप वो मत करिए। ठीक है, दूसरा, आपको अपना टैक्स और आपको टैक्स के रेट्स कट खुद इंडिपेंडेंटली करने होंगे टू बूस्ट योर कंजम्पशन एंड डिमांड इनसाइड योर इकोनॉमी, जो कुछ हद तक सरकार कर चुकी है। और जीएसटी रैशनलाइजेशन एंड ऑयल प्राइस मॉडरेशन,
फॉरेन स्पॉन्सर्ड मीडिया आपके यहाँ स्कैम ढूंढेगा, फॉरेन स्पॉन्सर्ड कॉर्पोरेट मीडिया वो आपके यहाँ 2G की तरह, कोलगेट की तरह, रफेल की तरह स्कैम ढूंढने, पेगासस की तरह स्कैम ढूंढने की कोशिश करे। तो आवर सिटीजन्स नीड टू बी अलर्ट कि किसी भी फालतू के नैरेटिव में आपको नहीं फंसना है, ठीक है। चौथा, आपकी प्रॉक्सी टेररिज्म और आपके खिलाफ प्रोटेस्ट किए जाएंगे, ठीक है। और ये सारे डिसरप्टिव इवेंट्स जो हैं ये आगे जाके और बढ़ेंगे, क्योंकि आप एक सॉवरेन स्टैंड ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं नॉन ट्रेड बैरियर्स पर नहीं झुकूंगा, मैं चाइना के लद्दाख में प्रेशर में नहीं आऊंगा, मैं अमेरिका के F-35 के प्रेशर में नहीं आऊंगा। अगर मेरे को सूट करता है मैं रफेल M तो मैं रफेल M लूंगा, मुझे सूट करता है S-400 तो मैं S-400 लूंगा, मुझे सूट करता है Su-57 तो मैं Su-57 लूंगा। आई विल डू एज व्हाट माय कंट्रीज इंटरेस्ट मैटर्स, आई विल नॉट बार्टर माय क्रिटिकल सॉवरेन वर्टिकल। यस, 19-20 हम आपके साथ कर सकते हैं, लेकिन वो तो करना ही पड़ता है, वो करना पड़ता है। that's part and parcel of art of the deal, as Mr. President says, ठीक है। so ये चीज है। I think overall the big picture is that our government is taking fantastic steps in last 6-8 months, 1 year, 2 years time, जिसकी वजह से आपको ये, कई लोग कहते हैं यार डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो रहा है। मैं कहना ये डिप्लोमेटिक आइसोलेशन मत सोचो, आप राइट कर रहे हो, इसीलिए आपको टारगेट किया जा रहा है। आप अपने सॉवरेन एक्शन ले रहे हो, इसीलिए वो आपको टारगेट कर रहे हैं कि आप ये काम मत करें, ठीक है। तो इसीलिए वी ऑल नीड टू स्टैंड अप एंड स्टैंड विद द गवर्नमेंट, स्टैंड विद द फोर्सेस, बिकॉज कुछ इकोनॉमिक पेन आ सकती है, कुछ सैंक्शन आ सकते हैं फ्यूचर में। अगर आपने रशिया से कुछ बाय करा तो यही अमेरिका आप पे सैंक्शन लगा देगा कच्चा, तो कुछ ड्रामा हो सकता है आगे जाके। आपको ये अब इन्होंने स्टील पे, हमारे इंडियन स्टील पे 50% टैरिफ लगा दिए, तो स्टील इंडस्ट्री सफर करेगी। So there will be economic pain, but there is no pain, no gain. No pain, no gain. And we are the 4th largest economy. We cannot be discounted for come what America may say. The certain parts of American corporates are willing to engage with us despite what the White House may say. So we need to wait out till the midterms, where we hope that this administration gets a drubbing in the midterms and थोड़े अपने सेंसेस में वापस आए, ये कर क्या रहे। इलॉन मस्क है सर, एप्पल है, वॉलमार्ट है, अमेज़न है, they are all doing this word already, so ठीक है। ना वो इंडिया के साथ काम करने को तैयार है। वो तो राष्ट्रपति वो कह रहा है इसको बोलने दो व्हाइट हाउस में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। But sir, financial policy wise, हमारा policy has been very prudent and timely, I think. मतलब आप ये देखो, जैसे ही सरकार को पता चला लास्ट ईयर कि स्लो डाउन हुआ इकोनॉमी में, उन्होंने इमीडिएटली टैक्स रिलीफ जारी करे अर्बन डिमांड बूस्ट करने के लिए मिडिल क्लास को। आरबीआई को नज किया कि आप रेट कट चालू करिए, कल एक और रेट कट होने जा रहा है, ठीक है, 25 बेसिस पॉइंट का। सो आप सडनली मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रहे हैं, आपका इन्फ्लेशन 3% पे आ चुका है, आपकी ग्रोथ दोबारा 7% करी है। वी आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स and in such a terrible world scenario, so we are doing a fantastic job. All credit to this government, we are doing a fantastic job. आप ये सब ऑपोजिशन की नॉइस को, ये सरेंडर का जो पता नहीं क्या बकवास नारे लोग करते रहते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी चीज होती है उसके अंदर कोई ना कोई गलती होती है। There is always scope for improvement, scope for doing stuff. That is fine. But at this point of time, we want and like a bloody 3-year-old child doesn't make sense. Correct. Absolutely. So you know, like, it's not about, you know, what I've told you are hard facts. They are not, you know, a narrative. It's a hard fact. क्या इन्फ्लेशन कम हुआ, क्या ग्रोथ बढ़ी, क्या लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ी। तो all these things, you know, they tend up to be that we are very well positioned. We just need to weather out next 6 months to 1 to 2 years. बिकॉज हमारे बॉर्डर पे बहुत सारी प्रोवोकेशंस होंगी,
बहुत सारे आतंकवादी हमले किए जाएंगे, खाली पाकिस्तान से नहीं आएंगे, बांग्लादेश से भी आएंगे, क्योंकि बांग्लादेश में पाकिस्तान ने जमात इस्लामी के जरिए AQIS और ISKP की मूव चालू कर दी है ऑलरेडी. So you can expect trouble from eastern borders as well. So we as a country need to stand with our defense forces, our government, and we need to be very careful and vigilant and watchful around our surroundings, because we will be the target from now on for exercising our sovereignty. That is the move. Absolutely. Sir ji, first conversation, but I must say a mind-boggling conversation. मैं आपके साथ आपकी ग्रेट रीसेट के ऊपर मेरे को आपसे बात करनी है. I've actually ordered that, तो मैं पढ़ूंगा, उसके बाद I'm going to sit and have this geopolitical discussion, क्योंकि समझ तो आ रहा है यहाँ तक पहुंचे हैं. The debate will be आगे कहाँ जाएंगे. How does the world shape up and how the geopolitics shapes up. Audience के लिए मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर इट विद पीपल, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज वी नीड टू नो. ठीक है, वी ऑल आर वेरी हैप्पी विद व्हाट ट्रम्प इज डूइंग एज फार एज द लेफ्टिस्ट आर कंसर्न्ड. मैं अभी भी बोलता हूँ वही चीज, जिस तरह से उसने USAID को साफ करा, फैंटास्टिक. हार्वर्ड के पीछे पड़ रहा है, फैंटास्टिक. वो का आइडियोलॉजी पीछे गया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक. बट ये बेवकूफी है, सो यू गॉट टू कॉल इट. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली. एंड सी, देखो, द एंड पॉइंट इज यू डोंट बर्न योर एलाइज टू यू नो टू ब्रिंग योरसेल्फ अप. दैट इज नो वे. और जेमी डेमॉन ने यही बोला कि हमसे एक ही गलती हुई, वी शुड हैव टेकन आवर एलाइज इनटू कॉन्फिडेंस एंड देन गॉन ऑन टू टेक ऑन चाइना. सर ये बेवकूफ है, इसने मोदी साहब को बोलना था, सर जी 2 ट्रम्प टावर हैं, 2-4 और बना दो ना मेरे को. मोदी ने बना ले यार, किसको क्या फर्क पड़ता है. करेक्ट. That's it. He would have earned the same amount of money in India. हाँ, बिल्कुल. ठीक है, चलेगा. All right, sir. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, I know. Pleasure is mine. नमस्कार.